आइडिया दें कि आपके जहन में परफॉर्मेंस का क्या तस्वर है। हर वक्त हम बोलते रहते हैं परफॉर्मेंस, उनकी रिक्वायरमेंट मीट कर ली है, फिर हम मीट मतलब हासिल कर लिया तो फिर हम समझे परफॉर्मेंस है और जो परसेंटेज होती है कि हमने कितने परसेंट को मीट किया। ओके, ठीक है जी। एनीबॉडी एल्स? जो काम किया है उसका नतीजा क्या निकला, उस नतीजे को परफॉर्मेंस कहेंगे। ठीक है जी। और टीओआरस क्या होती हैं? शाबाश। टीओआरस का वर्ड जब भी आपने यूज करना है, टीओआरस का वर्ड यूज होता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, टेंडर्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। जब इंसानों की बात करनी है तो उसके लिए सिंपल सा वर्ड है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। टीओआरस ह्यूमन एम्प्लॉयज के लिए यूज नहीं होता। प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट or accomplishing an action, task or function, the process of achievements of objectives, getting desired results। ये सारी की सारी चीजें आपके ज़हन में हैं। प्रॉब्लम ये बनी तकरीबन 40 साल पहले कि सारों की नजर इस पे होती थी परफॉर्मेंस में, रिजल्ट्स। यहां पे भी रिजल्ट्स पे नजर है, तो रिसर्चर्स ने काफी सारी रिसर्च की और फिर कैम्बल एक थे साहब, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी और आज भी वो फाइंडिंग्स चल रही हैं। वो फाइंडिंग क्या थी वो हम देखते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं। पहली चीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब आउटपुट। ओके, प्रोडक्टिविटी, वो बहुत प्रोडक्टिव है। आधा जवाब तो अभी दे दिया किसी ने, इनपुट। जैसे ट्रेनिंग कराते हैं तो हम कहते हैं हमारा अगर वो काम तैयार के मुताबिक फील्ड में जाके कर रहा है तो हम कहेंगे हमारी ट्रेनिंग में एक ऐसी प्रोडक्ट बना दी, प्रोडक्टिविटी उसमें इंक्रीज कर दी तब वो अपना बाहर के काम का उसका म्यार आपको नहीं मान दोगे। अब देखिए, सारे आप लोग पढ़े लिखे हैं और इतने देर से ये काम कर रहे हैं, चीजें हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जब क्लियर होते हैं, उनको उनकी प्रॉपर जगह पे रखा जाता है तो रिजल्ट डिफरेंट हो जाता है। प्रोडक्टिविटी की सिंपल तरीन डेफिनेशन है इनपुट आउटपुट रेशो। अगर आपकी इनपुट कम है, आउटपुट ज्यादा है, तो यू आर प्रोडक्टिव। अगर इनपुट ज्यादा है, आउटपुट कम है या बराबर है, तो यू आर नॉट प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिविटी सिंपल कहते हैं कि हमने 4 इंस्ट्रक्टर्स लगाए, 5-10 हजार रुपया खर्चा, लाइटें जलाई, ये हमारी इनपुट है। ये करने से हासिल क्या हुआ, आउटपुट क्या निकली, उसका आपस में रेशो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। दूसरी चीज, ये भी आप बहुत कॉमन बोलते हैं, एफिशिएंसी। इसका क्या आइडिया? ये अभी नहीं, एफिशिएंसी, वो बड़ा एफिशिएंट है। जिस बंदे ने कोई काम किस तरीके से एग्जीक्यूट किया, एफिशिएंसी का ताल्लुक 2-3 मेन चीजों से है। अगर वो हो रही है तो एफिशिएंट है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। वंडरफुल, यस। टाइम एंड रिसोर्सेज जब शामिल हो जाएं, वो है एफिशिएंसी। इनपुट आउटपुट प्रोडक्टिविटी में इसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ इनपुट और आउटपुट। एफिशिएंसी में कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम टाइम में अगर आप ज्यादा आउटपुट लेते हैं, रिजल्ट अच्छे लेते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी है। खाली टाइम पे काम कर लेना भी एफिशिएंसी नहीं, क्योंकि आपने रिसोर्सेज इतने जाया कर दिए। और लेट हो जाना भी एफिशिएंसी नहीं, क्योंकि आप टाइम गुजर गया, आपने कम से कम रिसोर्सेज तो इस्तेमाल किए, लेकिन आपने कल जमा कराना था, अब लेट हो गए आप। तो ये है जी एफिशिएंसी। एनीबॉडी हु इज एफिशिएंट, उसके लिए आपके पास ज़हन में 2 चीजें आनी चाहिए, कम रिसोर्सेज कम टाइम। ज्यादा रिसोर्सेज ज्यादा टाइम, आप एफिशिएंट नहीं है। शाबाश, देखिए कितनी क्लैरिटी होती है।
देन इज इफेक्टिवनेस। हाँ शाबाश, ठीक है। इफेक्टिवनेस क्या है? अभी आपने बताया, वो अब बोलें। मतलब एक्यूरेट तरीके से काम करना जो है। इफेक्टिव मतलब असर। असर असर क्या हुआ आपके काम का, और असर हम देखते हैं रिजल्ट से। तो इफेक्टिवनेस में शामिल हो गए रिजल्ट। उन दोनों में अभी रिजल्ट नहीं आए थे, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ये स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इफेक्टिवनेस में आ गए रिजल्ट्स भी, कि आपने कम रिसोर्सेज कम टाइम में रिजल्ट्स क्या दिए, दैट इज योर इफेक्टिवनेस। और उसके बाद आ गया एक और कॉन्सेप्ट है, आउटपुट और आउटकम। आउटपुट छोटी चीज है, आउटकम बड़ी चीज है। मसलन आउटपुट आपकी होगी कि जनाब हमने क्लास को पढ़ाया और उसकी आउटपुट यह है कि उन्होंने पेपर में अच्छे नंबर लिए और उनको चीजें समझ में आ गई। आउटकम यह है कि उन्होंने जाके जो काम किए हैं वो उसकी आउटकम है। यह ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीजें किसमें शामिल हैं? इसको कहते हैं परफॉर्मेंस। इन सब को आप शामिल करें तो वो है आपकी परफॉर्मेंस, के दिए गए मयार के मुताबिक, लेड डाउन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, अगर आपने टाइम पे कम रिसोर्सेज में टारगेट रिजल्ट अचीव कर लिया, उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। अब जो चेंज आई है वो क्या है? वो ये है, क्या आई है? कैम्बल, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, इन्होंने रिसर्च की और अब यही चल रहा है कॉन्सेप्ट। इन्होंने रिसर्च करके कहा कि रिजल्ट्स का सिर्फ नाम नहीं है परफॉर्मेंस। जो कंपनियां, जो लोग सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करते हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, क्योंकि रिजल्ट किसी भी वजह से खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। नकल मार के भी कोई 100 में से 100 ले सकता है। कोई, किसी ने बहुत मेहनत की हुई है लेकिन पेपर वाले दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि वो नहीं कर सका, तो ये बिल्कुल दिमाग को और दिल को लगती है बात कि वाकई ये ठीक है। तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने कहा कि आप जनाब, ये है आपकी जॉब परफॉर्मेंस। वर्क रिलेटेड बिहेवियर का नाम है परफॉर्मेंस, जो लीड करता है रिजल्ट्स की तरफ। यह है आज के सेशन का क्रक्स। मुझे अपनी या आपकी या स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है, दिस इज द प्रिंसिपल। खाली रिजल्ट्स पे नहीं रहना। पूरा बिहेवियर जो उन्होंने 6 हफ्तों में गुजारा, वो अगर मयार के मुताबिक है तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे। वो बिहेवियर अगर ठीक नहीं है, डिसिप्लिन ठीक नहीं है, क्लास में नहीं आते रहे, सही तरह समझते नहीं रहे, तो रिजल्ट को किसी तरह भी नंबर आ सकते हैं। ये बहुत जेन्युइन डेफिनेशन है परफॉर्मेंस की, कि परफॉर्मेंस एक ऐसा वर्क रिलेटेड रवैया है जो कि रिजल्ट्स की अचीवमेंट करवाता है। इज इट ओके? अब देखिए कितना क्लियर हो गया मामला। कोई एक वाकया हो जाए, सालाना जो पर लिखी जाती है ACR, कोई एक वाकया हो जाए अच्छे लोगों का, ACR खराब कर देते। पिछले सारे 10-11 महीने की मेहनत जाया, और कोई एंड पे आके खुशामद कर ले या किसी का कोई अच्छा रिजल्ट आ जाए तो आउटस्टैंडिंग ACR मिल जाती। इस वजह से यह कॉन्सेप्ट दुनिया ने एक्सेप्ट किया और इस पे काम किया, और जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने ज्यादा तरक्की भी इसी वजह से हासिल की है कि वो बिहेवियर को शेप करते हैं, उसके नतीजे में रिजल्ट अच्छे आते ही आते हैं। अब जरा हम अपने माहौल को देख लें तो इसका जिक्र ही कोई नहीं, बस रिजल्ट चाहिए भाई। लाइन लॉसेस कम हुए हैं कि नहीं, कितने आपने कोर्स कराए हैं, तो उसकी फिर परफॉर्मेंस भी हमारी ज़ाहिर उसी लेवल की होगी। ये अगर समझ आ गया तो आगे बहुत इजी हो जाएगा। अब ये देखें जनाब, ये हमारा बंदा जो है ये टास्क कर रहा है, पोल पे चढ़ रहा है, और सबका ध्यान जो है वो इस पे है कि ये डी कैसे लगा रहा है। जबकि रिसर्च की रोशनी में देखिए जरा, परफॉर्मेंस डिपेंड किस किस चीज पे करती है, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि यार ये कैसे लगा रहा है डी, तो फिर जाहिर है उतना एक्सीलेंस तो नहीं नजर आ सकती। अगर एक्सीलेंस चाहिए तो जितना इस पे अमल करेंगे उतनी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी। इस क्लास से पहले पहले कितनी तैयारी की गई, कितनी मोटिवेशन की गई, वो
लाजमी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी। तो पहली चीज है जनाब टास्क एनवायरनमेंट। कि फर्ज करें आरटीसी में टास्क एनवायरनमेंट क्या है जो पिछले 1 महीने से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यहां पे कॉम्पिटेंट इंस्ट्रक्टर हैं? क्या यहां पे कंप्यूटर लैब्स, बाहर आउटडोर ट्रेनिंग का कुछ सिस्टम है? क्या यहां पे प्रॉपर स्किल्ड चीजें बताई जाती हैं? ये टास्क एनवायरनमेंट। इसी तरीके से कोई आईटी की क्लास आ रही है तो क्या प्रॉपर कंप्यूटर हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, यूपीएस हैं, इंस्ट्रक्टर क्वालिफाइड है? ये पूरा आपका एक टास्क एनवायरनमेंट। लेकिन साथ ही अगर आप देखें तो कॉन्टेक्चुअल एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस 90% कंपनीज इस पर तवज्जो नहीं देती कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्लास हो रही है वो क्या है। क्या लोग आपस में दुश्मनियां रख के बैठे हुए हैं या बहुत शौक से सीखने आए हैं? क्या इंस्ट्रक्टर के साथ उनके ताल्लुकात बुरे हैं या अच्छे हैं? क्या लाइटें ठीक लगी हुई हैं, पानी शानी खाना खाया हुआ है? दिस मैटर्स ए लॉट। इसलिए उन कंपनीज की परफॉर्मेंस भी ऐसी है कि उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। अगर कोई इंडिविजुअल इस पे अमल करे तो उसको भी कोई पकड़ नहीं सकता। वरना ज्यादातर कंपनियों में होता है कि भाई आपको कंप्यूटर इतना नया लेके दे दिया, आप 500 पेजेस टाइप क्यों नहीं करते? कैसे करें भाई? वो परेशान बैठा हुआ है क्योंकि उसका वो प्लग ही सही नहीं है, एसी नहीं है, गर्मी लग रही है, फलाना सेक्शन वाला उसका दुश्मन है, वो उसको रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। ये चल रहा है ना? तो फिर हम तवक्को करें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। तो जितनी चीजें आप इनमें से अपनाते जाएंगे, दूर करते जाएंगे, उतनी आप खुद देखेंगे कि आपकी और क्लास की और आरटीसी की परफॉर्मेंस कहां जाती। परफॉर्मेंस खाली रिजल्ट्स का नाम नहीं है। देन इज सुपरविजन। सुपरविजन कैसी है वो भी मैटर करती है। कई दफा ऐसा होता है कि कोई आप जैसे लोग होते हैं जिन्हें सुपरविजन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, उन्हें अगर छोड़ भी दिया जाए तो वो कर लेते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है। अब सुपरविजन कैसी है? बेइंसाफी पे मबनी है या जस्टिस पे मबनी है? गालम गलोच पे मबनी है या मोटिवेशन पे मबनी है? अपने फेवरेट्स को नकल करवाई जा रही है, दूसरों को सख्ती की जा रही है, क्या ऐसी सुपरविजन है? अपने चहीतों को शाबाश दी जा रही है, उनको जल्दी छुट्टी भी दी जा रही है, बाकियों को रगड़ा जा रहा है, क्या यह सुपरविजन? सो दिस मैटर्स ए लॉट कि आपका जो सुपरवाइजरी एनवायरनमेंट है वो कैसा है। और उसके बाद अकाउंटेबिलिटी कि भाई आपने ये काम किया है तो आपको शाबाश, जिसने नहीं किया उसको सजा। ये है ही नहीं। जिसने काम किया उसको पूछा ही नहीं जा रहा, ना तारीफ की जा रही है। कुछ अरसे बाद वो भी कहता है भी मैं इतना काम करता हूं, कोई पूछता ही नहीं, तारीफ ही नहीं होती तो मैं भी छोड़ देता हूं। तो बहुत चीजें ये मैटर करती हैं रिजल्ट तक। उसके बाद रूल्स डिसिप्लिन कोई मजाक नहीं है, जिसे हम बहुत सारे लोग इसको पसंद नहीं करते। रूल्स के अंदर रह के करेंगे परफॉर्मेंस तो परफॉर्मेंस। जिस तरीके से कोई 400 मीटर भागने वाला रनर जो है वो चाहे जितना मर्जी तेज दौड़े, अगर वो प्रॉपर टाइम और प्रॉपर लाइन में नहीं दौड़ रहा तो वो डिस्क्वालिफाइड है। तो अगर क्लास या आपकी परफॉर्मेंस या चीजें सेट रूल्स के तहत नहीं चल रही तो वो परफॉर्मेंस रिजल्ट्स कभी आ ही नहीं सकते। एंड देन इज कल्चर या ट्रेनिंग। ये भी बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं परफॉर्मेंस को बेहतर करने में। जो इंडिविजुअल्स, जो कंपनीज ट्रेनिंग को ज्यादा अहमियत नहीं देती, पर उनकी परफॉर्मेंस भी गुजारे लायक तो होती है। ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो कोई घर हो या कोई कंपनी हो। ट्रेनिंग के जरिए आप बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व कर सकते हैं। ट्रेनिंग के जरिए आप मोटिवेशन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के जरिए आप इनोवेशन ला सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमारी फील्ड में काम नहीं हो रहा, क्या करें, सोचें, नया तरीका आ जाता है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें फील्ड में या टेक्निकल ज्यादा काम नहीं आता, ट्रेनिंग उनको एनेबल करती है। तो ट्रेनिंग की अहमियत को समझना इंतहाई जरूरी है। तो ये उसके बाद आपका कल्चर है ओवरऑल। अगर तो गुजारा कल्चर है तो ये सारे काम फिर उसी तरह होंगे। अगर कल्चर ही परफॉर्मेंस है कि भाई तमाम इंस्ट्रक्टर्स बैठे हुए हैं, सबको चाय मिलेगी, शाबाश मिलेगी, अवार्ड मिलेगा जो बेहतरीन परफॉर्म करें, जो नहीं करेंगे वो आरटीसी से फारिग हो जाएंगे या उनको कोई लिफ्ट ही नहीं कराएगा। अगर ये कल्चर बन गया तो सब लोग बिजी रहेंगे फिर नया से नया काम करने में, परफॉर्मेंस दिखाने। अगर ये कल्चर नहीं है तो फिर वही होता है कि जी जितना मर्जी काम कर ले, यहां पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लिहाजा क्या जरूरत है काम करने की। इसी तरीके से कोलैबोरेशन का कल्चर
कोई भी इंसान खास तौर पे दफ्तरों में या घर में अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। वी आर ऑल इंटरडिपेंडेंट। उसमें जितनी रुकावटें दूर होती जाएंगी परफॉर्मेंस बेहतर होती जाएगी, जितनी रुकावटें पैदा होती जाएंगी प्रॉब्लम आती जाएगी। अब आप अपना बेहतरीन काम कर रहे हो लेकिन आपको कोई चीज चाहिए जो दूसरे डिपार्टमेंट ने देनी है, वहां पे आपका कोई बड़ा ही गहरा मतलब बैठा हुआ है आपका कोई, वो रोक लेगा, इशू ही नहीं करेगा, किधर गई आपकी परफॉर्मेंस। उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी की वजह से आपकी कारकर्दगी खराब ना हो, आपका जो टारगेट है वो डिले ना हो, उसके लिए भी अकल चाहिए, उसके लिए भी कोई मशवरा चाहिए, अच्छी सोच चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। तो फिर वही मैंने कहा कि हजारों दफ्तर हजारों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन जब आप गौर से देखते हो इसकी बुनियाद पे फिर आपको पता चलता है कि इन्होंने तो इससे भी कम परफॉर्मेंस देंगे, ये आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स रुकावटें इतनी ज्यादा है। तो वो दूर जितनी होती जाएंगी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी और कंपनी परफॉर्मेंस भी बढ़ती जाती है। ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मस्जिद है, यूनिवर्सिटी है, कंपनी है, कोई इदारा है, कोई बैंक है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसको समझे बगैर आगे काम करना काफी प्रॉब्लमैटिक है। और ऑर्गेनाइजेशन का आपके ज़हन में तस्वर होगा, नाम तो मैंने बता दिए, कोई डेफिनेशन अगर आपके ज़हन में आए तो शेयर करें। जी रेहान, ऑर्गेनाइजेशन कितना कॉमन है भाई, हम फलानी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन चूंकि गौर नहीं करते, इतने साल गुजर जाते हैं, उसका मतलब पता नहीं चलता। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना। अच्छा, जो भी कोई एंटिटी है, कोई चीज है, अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है तो उसको हम इदारा या ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसकी सादा तरीन डेफिनेशन भी अगर आप याद करना चाहें, गोल डायरेक्टेड सोशल एंटिटी। सिंपल तरीन डेफिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, गोल डायरेक्टेड सोशल एंटिटी। कोई ऐसी जगह मतलब फिजिकल स्पेस नहीं, वर्चुअल भी हो सकती, एनी एंटिटी जो कि कॉमन गोल के लिए काम करे मिलजुल के, गोल डायरेक्टेड सोशल एंटिटी। ये हमारा एक ही मकसद है, आरटीसी में बेहतरीन ट्रेनिंग्स करवाना और इसकी इज्जत में इजाफा करना, ये हो गया मकसद। और अब ये सोशल सेटअप बन गया लोगों का और ये मिलकर काम कर रहे हैं वो मकसद हासिल करने के लिए, चाहे लेस्को में, चाहे किसी बैंक में, इवन मस्जिद में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पे भी कोई एक गोल है और लोग मिलजुल के उसके लिए काम कर रहे हैं। गोल डायरेक्टेड सोशल एंटिटी, ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा और आप सोचें जरा कि इसके हिस्से कितने हो सकते हैं, किसी भी इदारे के हिस्से, पार्ट्स, कुछ आप शेयर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अच्छा जी, एम्प्लॉइज, जी इमरान, ओके, बोलते जाए, शाबाश, इसी से खुलता है दिमाग। ओके, शाबाश, गोल होना चाहिए। वो गोल तो हो गया, गोल तो हो गया। जी हाँ मामात, ओके ठीक है, बोलते जाए जो ज़हन में आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ओके, HR वाले होते हैं, अकाउंट्स वाले होते हैं। अच्छा, इस तरह तो खैर बहुत लंबी चीज हो जाएगी, मैं आपके लिए आसान कर देता हूं काम। सबसे पहला पार्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, उसका ढांचा क्या है, हायरार्की क्या है, डिपार्टमेंट्स कैसे हैं। पहला पार्ट है स्ट्रक्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, पहला हिस्सा वो है। जब भी आपने कोई चेंज करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, तो ये आपके सामने होंगे, आप कर सकते हैं आराम से। जब हिस्सों का पता ही नहीं है तो फिर टामुक तो यही मारेंगे। दूसरा पार्ट, प्रोसेसेस कैसे हैं, बिलिंग प्रोसेस, कस्टमर सर्विस प्रोसेस, ऑपरेशनल मेंटेनेंस प्रोसेस, आरटीसी में कोर्सों के आने का प्रोसेस, ट्रेनिंग का प्रोसेस, ये सारे प्रोसेसेस से मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनती है, जो कि उसका दूसरा पार्ट है मेन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोसेसेस हैं, और प्रोसेसेस के मजमूए को सिस्टम कहते हैं। ओके, अब आपको अगर टास्क दिया जाए कि जनाब जरा आरटीसी की वर्किंग इंप्रूव करें, तो ये आपके पास पार्ट्स आपको याद होंगे, आप वन बाय वन इसमें इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। तीसरी चीज,
कल्चर, डेफिनेटली कल्चर इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, और कल्चर को कम अहमियत दी जाती है, गौर नहीं किया जाता, इसीलिए बगैर सोचे समझे भी कल्चर बन जाते हैं कि भाई यहां पे लेट आने का कल्चर है, यहां पे फाइल 15 दिन पड़ी रहती है, कोई नहीं छेड़ता, ये कल्चर है भाई। यहां पे लड़ाई झगड़े का कल्चर है, पता भी नहीं चलता, वो बन जाता है। कई जगहों पे बहुत ज्यादा पार्टीज करने का कल्चर है, परफॉर्मेंस का कल्चर है, एक दूसरे के साथ मदद करने का कल्चर है। सो कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट पार्ट है जी पीपल, इंप्लॉइज, मैनेजमेंट, स्टाफ, किसी भी इदारे का। ये 4 मेन पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जब आपने इंप्रूवमेंट करनी है, खासतौर पे ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, तो इन चारों को आप छेड़ते हैं, इंप्रूव करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो पिछले 1 महीने से इन चारों को मैं छेड़ रहा हूं, इंप्रूव कर रहा हूं। स्ट्रक्चर चेंज किया कि ट्रेनिंग इंचार्ज लगा दो भी, एक एडमिन लगा दो, अच्छा भी इसको चार्ज दे दें, इसका इसको इसका दे दें। स्ट्रक्चर इंप्रूव किया। उसके बाद प्रोसेसेस कि जो लेटर जाना है, आना है, करना है, उसको जरा स्पीड अप करें, बेहतर करें। कल्चर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पीपल, क्योंकि लोगों से ही स्ट्रक्चर चलता है, लोगों से ही प्रोसेसेस चलते हैं। बेस्ट ऑफ द प्रोसेसेस कैन बी फेल्ड अगर वहां पे कोई बददयानत बैठा हुआ है। जितने मर्जी कंप्यूटर लगा लें, जितना मर्जी ईआरपी ले आए, उसने अपना वायरस डालना ही डालना है। सो पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वो ठीक है तो जिस तरह आप लोगों ने काम किए, कितनी खराब चीजें थी आप लोगों ने ठीक कर ली। अगर आपके दिमागों में वायरस है तो ये चीजों का वायरस तो डबल हो जाएगा फिर। दैट्स वाई जिस कंपनी ने भी अपने लोगों को मोटिवेट किया है, उनको ट्रेन किया है, वो दूसरे को टेक्नोलॉजी के बेस पे आज तक कोई कंपनी आगे तो निकल सकती है, सस्टेनेबल कोई नहीं बन सकती। इट इज द पीपल। तो ये जनाब 4 पार्ट्स हैं। और एंड पे आपके सवाल जवाब से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं जरा थोड़ा। परफॉर्मेंस के लिए 2 तरह के मेन बिहेवियर्स हैं इंप्लॉइज के। जैसे हमें पता चला कि परफॉर्मेंस जो है वो टास्क रिलेटेड ऐसे बिहेवियर का नाम है जो रिजल्ट्स को अचीव करवाए। तो ये 2 मेन बिहेवियर्स चलते हैं जी कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशंस में। एक को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, जो कि पॉजिटिव बिहेवियर है और कंपनी के माहौल को अच्छा रखने में मददगार साबित हो रहा है, कंपनी की परफॉर्मेंस को अच्छा रखने में मददगार साबित हो रहा है। दूसरा है काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर, जिसमें बुलिंग है, हरासमेंट है, बदतमीजी है, लड़ाई झगड़ा है। जिस कंपनी में पहला वाला बिहेवियर ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होगी, जिसमें दूसरा वाला बिहेवियर ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस उसी तरह खराब होगी। इस पे भी आगे बहुत सारी रिसर्च है, फिर इसकी भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन ये 2 मेन बिहेवियर हैं किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए कि आप काउंटर प्रोडक्टिव हो भाई या कोई सिटीजनशिप बिहेवियर है आपका। तो ये रिसर्च में इनके प्रॉपर वेरिएबल्स हैं, इनके ये नाम लिए जाते हैं। ये था जनाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और अभी मैं चाहूंगा कि आप खुल के इस पे क्वेश्चंस करें, क्योंकि ये आपकी परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है, मेरी परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है और आरटीसी की परफॉर्मेंस से भी रिलेटेड है। जी जनाब।